अल्हम्दुलिल्लाह जुबलील्स ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं वो मागड्डी गोपीनाथ साहब के देहांत के बाद यानी इंतकाल के बाद ये इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में आज अल्हम्दुलिल्लाह विड्रॉल का भी डेट कल ख़त्म पे है। यहाँ की जो सरगर्मियाँ सियासी तौर पर तो उरूज पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया से हमारा ताल्लुक़ है, हमें एक डिवीज़न है शेखपेट में हम लोग यहाँ पर क्योंकि मैं तो एक मुकामी हूँ, यहाँ का रहने वाला बाशिंदा हूँ, 40 साल से यहीं पर रहता हूँ। इंशाल्लाह मेरा स्कूलिंग भी यहीं हुआ, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी यहीं हुआ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी यहाँ से किया। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ, क्योंकि यहाँ पर शुरू से 12 साल से बीआरएस का ही जोर रहा है। तेलंगाना के बाद तो बीआरएस यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर पकड़ी। यहाँ का कारपोरेटर भी हम जीत सकते थे, लेकिन हमारी अलाइंस जमात को हम कारपोरेटर अलाइंस एमआईएम से अलाइंस था, जिसकी वजह से हमें उनको देना पड़ा। लेकिन अब जो ज़िमनी इंतखाबात है, ये एक हमारे ख़ास करके मैं जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। ये हमारे विखार का मसला है ये इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन में ख़ास करके हम जिस बात को इशू बना कर चल रहे, जिस बात को हम एजेंडा बना कर चल रहे, ये हमारे सियासी वजूद का मसला यहाँ पर है। क्योंकि सियासी तौर पर ये रेवंत रेड्डी सरकार ने मुसलमानों को ज़ीरो कर दिया सियासी तौर पर। ना ही कोई मुसलमान को इन्होंने आज तक एमएलसी बनाया, ना ही कोई मुसलमान को इन्होंने एमएलए बनाया, ना ही कोई मुसलमान को एमपी बनाया, या तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। हार जीत तो हर एक के हाथ में है। हार जीत तो वैसे भी कांग्रेस जितने सीटों पे कांटेस्ट करी, शहर हैदराबाद से एक सीट भी कांग्रेस नहीं जीती। बड़े बड़े सियासी इनके लीडर्स हार गए। हर पार्टी में हार जीत, हर उम्मीदवार में हार जीत तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को एक वो बताया जा रहा है कि मुसलमान को दे दिए तो सीट हार जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसकी मिसाल आप बोधन से ले सकते हैं, जहाँ आमिर शकील साहब ने माइनॉरिटीज होते मेजॉरिटीज पर जीत किया है। एक जीता जागता सबूत हमारे पास मौजूद है। तो बोलने का मकसद ये है, जुबलील्स इस बार अगर कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ हथेली में जन्नत दिखा रही है, इसीलिए उन्होंने अजहरुद्दीन आज जीतने का मौक़ूफ़ पैदा कर लिया था, लेकिन अजहर को हटाना रेवंत रेड्डी की एक पॉलिसी है, इनकी एक गहरी साजिश है। इनका बुनियादी सतह से इन्हों कांग्रेस का खाली लिबास ओढ़े हुए, लेकिन जिस्मानी तौर पर, अंदरूनी तौर पर उन्हों सेकुलर आदमी नहीं है, उन्हों कांग्रेस के आदमी नहीं है, उन्हों एक एबीवीपी के आदमी है, उन्हों बीजेपी के आदमी है। क्योंकि उनका बुनियादी सतह की तालीम एबीवीपी में खुद उनकी ज़बानी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने खुद एक प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मेरा पूरा बुनियादी सतह और स्कूलिंग मेरा पूरा बीजेपी में हुआ और मैं जो कॉलेज कैसे हो टीडीपी में किया और आज जॉब कर रहा हूँ तो कांग्रेस में उल्टी। तो ये हालत हुए पिछले 2 साल में इन्होंने वजारत के करीब भी मुसलमान को आने नहीं दिया। मैं कानूनदा हूँ, कानून की हैसियत के मुताबिक अगर मैं ये कहूँ कि रोड पे चलने वाले को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता, क्योंकि कानून उसकी इजाज़त देता है। हाँ, ये और बात है 6 महीने अरसा होता है, 6 महीने के अंदर या तो उसको एमएलए बनाना होता है या नहीं तो एमएलसी बनाना होता है, मगर 6 महीने तक तो उन्हें मिनिस्टर रह सकता है। अब जिंदी जागती मिसाल है, अगर इनकी नीयत साफ होती, अगर ये मुसलमानों का सियासी तौर पे अगर वजूद ख़त्म करना नहीं चाहते, तो आमिर अली खां पिछले 1 साल से तकरीबन 11 महीने उन्होंने एमएलसी थे, उनको मिनिस्ट्री नहीं दी गई। कम से कम इनकी नीयत साफ होती तो उन्होंने 11 महीने तक मिनिस्टर होते थे। ये सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाई जा रही है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये कांग्रेस के लिबास में ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस तेलंगाना में कर रही है। आप देख लीजिए जिंदा जागता सबूत, क्योंकि मुल्क की आज़ादी के बाद से कभी ऐसा मौका नहीं हुआ, चाहे तेलुगु देशम हुकूमत बना ले, चाहे कांग्रेस बना ले, या फिर टीआरएस बना ले या बीआरएस बना ले, तमाम ने मुसलमानों को लिया है, चाहे वो आंध्रा के हो, चाहे वो तेलंगाना के हो, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, वक्त भी मिसाल ले लो आप। लेकिन ये पहला मौका है, सिर्फ मरकज़ की नरेंद्र मोदी सरकार में मुसलमान वज़ीर नहीं है और ना यूपी की सरकार में मुसलमान वज़ीर है। आज तेलंगाना भी वही उस पर अमल करते हुए वही एजेंडे पर गामजान है। आप छोटी सी मिसाल ले लो, बीजेपी मरकज़ में जब वक्त अमेंडमेंट एक्ट पे बिल पास करी, तो मुल्क की 27-28 जो रियासतें हैं, तकरीबन जगह बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आज तक भी वक्त अमेंडमेंट एक्ट के बिल को लागू नहीं किया गया। हिंदुस्तान में एक वाहिद रियासत है तेलंगाना,
जिसका चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अमल में लाया गया। तो ये शख्स किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये आवाम को सोचने की है। परसों आप बीसी का देख लीजिए, रिजर्वेशन का एक छोटा मसला था, उनका रिजर्वेशन को थोड़ा बढ़ाना था। वो रिजर्वेशन हाईकोर्ट से किसी वजह से हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, तो वो लोग पूरा तेलंगाना बंद बोले, और तेलंगाना बंद में तमाम सियासी जमात ने उनके दफ्तर को जाकर उनके कदम पर बैठी, उनकी बीसी वालों के साथ बैठी, बीसी ने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन मुसलमान आज गफलत की नींद में सो रहे हैं, मुसलमानों का सियासी वजूद ख़त्म कर दे रहे। पिछले दौर में बीआरएस के 4 मुसलमान एमएलसी होते थे, एक मुसलमान एमएलए था, और वहाँ पर मिनिस्ट्री कैसी दी जा रही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, फिर दोबारा टर्म में दिया जा रहा तो होम मिनिस्टर। ऐसे मिनिस्ट्रियां देने के बावजूद भी ये कांग्रेस हुकूमत, ये रेवंत रेड्डी की सरकार ने तेलंगाना में मुसलमानों को सियासी तौर पर बिल्कुल ज़ीरो करके रख दिया। आज अगर अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स दिया जाता, जिस तरीके से कांग्रेस आज फील्डिंग कर रही है, अगर वो फील्डिंग में अगर अजहरुद्दीन अगर उम्मीदवार होता तो बराबर जीतता था। कांग्रेस नहीं चाह रही अजहरुद्दीन जीतना या कोई मोहम्मद नाम का कोई आदमी जीतना। तो मेरी आवाम से ये अपील है, तेलंगाना के ये इलेक्शन जुबली हिल्स का नहीं है। आप छोटे छोटे मसले को मत सोचिए। ये इलेक्शन हमारे विखार का मसला है, हमारे प्रेस्टीज का मसला है, ये हमारे ज़मीर का मसला है, नहीं तो आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी। ये इलेक्शन सिर्फ एक जुबली हिल्स को नको देखिए आप, 4 करोड़ आवाम का मसला है। 1 करोड़ मुसलमान तो पूरे नज़र रखे हुए जुबली हिल्स के मुसलमान क्या स्टेप लेते हैं। आज अगर हम हमारा प्रोटेस्ट दिखाना चाहते, हमारा एहतजाज दिखाना चाहते, रोडों पे नहीं आ रहे, हम कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे, तो हम कमज़ोर हैं मत समझिए। हमारी कौम इंशाल्लाह जागेगी, वोट के ज़रिए अपना एहतजाज दर्ज कराएगी, और कांग्रेस को और रेवंत रेड्डी को इस बार उसका मुंह काला करके दिखाएगी। ये मीठी बातें करने वाले, मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के मुंह पे ताले लगे हुए। तेलंगाना में क्या हो रहा देख के भी ये लोग आग बंद करे हुए। अगर मैं सलाम करूं तो केसीआर साहब को सलाम करता हूं, उनके कामों को अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि वो एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने बेबाक तरीके से खुद अकेले चीफ मिनिस्टर का हलफ लिए तो अपने साथ बगल में मुसलमान को रखा। उनको किसी ने नहीं कहा था माइनॉरिटीज़ के इतने रेसिडेंशियल स्कूल कायम करो, वो खुद से अमल करते हुए आज कायम करे। आज हमारे लाखों की तादाद में हमारी नस्ल तैयार हो रही है, और हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को किसी मुसलमान ने रिप्रेजेंट नहीं किया कि आप आयमा हजरात को इशाइया दे या मौजा दे। वो खुद से अपना डिसीजन लेते थे, उनको किसी ने नहीं कहा। पहले के दौरे हुकूमत में ये होता था, मदरसों को बदनाम किया जाता था, मदरसों के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते थे। खुद मेरे सुप्रीमो पार्टी के जो सुप्रीमो है केसीआर साहब, जो साबिका वज़ीर आला है, वो खुद एक मदरसे का दौरा करे हैं जिसको जामी निज़ामिया कहा जाता है। न सिर्फ दौरा करे, वो बच्चों के साथ वक्त गुजारा, उनकी डिग्री को मुसल्लमा करार दिया। वो मदरसे में एक ऑडिटोरियम आज मल्टी स्पेशलिटी की शक्ल में एक बवखार ऑडिटोरियम तामीर किया, जिसमें लिफ्ट की सहूलतें न्यू टाइप से, न्यू तरीके से पूरी जामी निज़ामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी को चेंज किया गया, उसके हालात को तब्दील किया गया। ये मेरे केसीआर साहब का कारनामा है। केसीआर साहब यही नहीं, बल्कि एक मुसलमानों का एक यतीम खाना था जिसको अनीसुल गुरबा कहा जाता है, वहाँ पर भी केसीआर साहब ने 4000 गज कमर्शियल लैंड अनीसुल गुरबा के हवाले किया और अनीसुल गुरबा को आलीशान तामीर किया। ऐसे होते हैं चीफ मिनिस्टर, ऐसे होते हैं आवाम को लेकर साथ चलने वाले। ऐसे लोगों को लोग एक मसीहा के तौर पे याद करती है। लेकिन आज का जो दौरे हुकूमत का जो चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान मुआशी सतह पर उठे। अब मुआशी सतह की अगर बात करेंगे तो मैं एक छोटी मिसाल आपको दे दूं। जिस वक्त ये चीफ मिनिस्टर ने हलफ लिया, थोड़े ही दिन में जैनूर, जो आपके आदिलाबाद के करीब कोमरम भीम का जो इलाका है, वहाँ पर जैनूर में करीब 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की माशियत को तबाह कर दिया गया। ये प्लान अटैक किया गया और मुसलमानों की जो कारोबार है उसको तहस नहस कर दिया गया। 5 मस्जिदों को जैनूर में नुकसान पहुंचाया गया। खुद चीफ मिनिस्टर के हलके में 2 खबरस्तानों को, 2 आशूर खानों को और महबूब सुबानी छिल्ले को निस्त नाबूद कर दिया गया। मुसलमानों के मरे बाद भी मुसलमानों को सुकून नहीं दिया गया।
जहां देखो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां देखो जेसीबी लगा दिए जा रहे हैं। ये हुकूमत चलाने का तरीक़ेकार नहीं होता। मैं आवाम से यही अपील करूंगा, भाई ये इलेक्शन कोई एक इलाके का इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ जुबली हिल्स का नहीं है, बल्कि इसको पूरी रियासत तेलंगाना का इलेक्शन हम करार दे रहे हैं। ये मुल्क की एक नवीद का इलेक्शन है, आने वाले दिनों में तेलंगाना की किस्मत तय करने वाला इलेक्शन है। मैं आवाम से यही कहूँगा कि आप उठिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, इसके खिलाफ वोट दीजिए और ये बताइए कि हम नाराज़ है। क्योंकि आपकी नाराज़गी जाहिर होगी तो आने वाले 3 साल ये लोग सही रास्ता गुजारेंगे और लोगों को तरक्की और लोगों को वेलफेयर की तरफ ले जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही हमें लड़ाया जाएगा। जिस वक्त से ये चीफ मिनिस्टर, ये दौरे हुकूमत का चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे बैठे हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, यहाँ का पीस डिस्टर्ब है, यहाँ पर छोटी छोटी बात पर फसादात हो रहे हैं, यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है। मेदक में मॉब लिंचिंग का वाक़या ले लो, जानवरों के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन वही दौरे हुकूमत केसीआर साहब का जो 10 साल रहा, सिंगल 144 सेक्शन नहीं लगा। जहाँ पर पुलिस को फ्रेंडली पुलिस के तौर पे दिया गया, आज पुलिस का क्या आलम है आप जाकर कई जगह पूछ लीजिए, निज़ामाबाद जाकर पूछ लीजिए। आपके निज़ामाबाद का रिसेंटली लेडीज़ का बयान मैंने सुना है, लेडीज़ को जितना टॉर्चर हुआ है वो टॉर्चर भी आप एक नज़ारा कर सकते हैं। कई जगह बता नहीं सकता हूँ, जिंदगी जागती मिसाल। ये तरीक़ेकार नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से सीखे कुछ, फ्रेंडली पुलिस का क्या होता है, किस तरीके से तमाम कौम को लेकर चलने का मसाइल क्या है। मैं आवाम से यही अपील करूँगा, ख़ास करके जुबली हिल्स की आवाम, मेरी आवाम है, मैं जुबली हिल्स का रहने वाला हूँ। मैं आवाम से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, आप इस वक्त ये फैसला आपके इलाके का नहीं बल्कि ये रियासत का फैसला है, बल्कि मुल्क की तकदीर बदल सकती है। इससे ये लोगों को सबक मिलेगा। तो ये सेकुलर पार्टियां, सो कॉल सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर कहते हुए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों पे ऊपर ABCD का लेबल लगाते हैं, इनकी खुद जहनियत ठीक नहीं है। इनको सुधारना है तो इनको नीचा दिखाना ज़रूरी है। इससे एक सीट से उनकी हुकूमत नहीं गिरेगी, लेकिन सबक मिलेगा। आने वाले 3 साल डर कर गुजारेंगे, आवाम के दरमियान में रहेंगे और आवाम के खदमों में रहेंगे। ये बात मैं आवाम को कहता हूँ और चैलेंज से कहता हूँ कि ये लोग सुधरेंगे अगर आप इनको ये सीट हराएंगे। अगर ये लोगों को नहीं सुधराएंगे हम, तो आने वाले 3 साल और तकब्बुर इनमें आएगा और गुरूर इनमें आएगा, और आने वाली जितनी हुकूमतें बनेगी ये 100 मुसलमानों के साथ यही रवैया इख्तियार करेगी। उन्हें जूतों के नीचे बिठाएगी, उन्हें हाथ बनकर खड़ा करेगी, उन्हें सियासी तौर पर साझेदारी नहीं देगी। इसलिए मेरी कौम से मैं हमदर्दाना, मेरी कौम से मेरी दिलेराना ख्वाहिश है, मैं दिल से कह रहा हूँ मेरी कौम को, अगर अपने वजूद को, अपनी नस्लों को बाकी रखना है तो सियासी तौर पर हमको उभर कर आना होगा। हम सियासी तौर पर अगर उभरेंगे तो हमारी तरक्की होगी, हर फील्ड में तरक्की होगी, हर जगह हम सुरखरू होंगे। जब तक हम सियासी तौर पर नहीं उभरेंगे, हमें जिल्लत देखना पड़ेगा, हमें बेइज्जती सहनी पड़ेगी, हमारा वजूद मिटाने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है आने वाले दिनों में खतरात की गिनती यूपी से ज़्यादा खतरनाक तेलंगाना हो सकती है। मैं आवाम से यही अपील करूंगा, ये वोट सोच कर दीजिए, समझ कर दीजिए, ये कहते हुए दीजिए कि तूने हमको वजारत में और सियासी तौर पर ख़त्म किया, इसीलिए ये एक सीट पे हम तेको ख़त्म करके बता रहे बोलकर वोट दीजिए। बस मैं यही कहूँगा कि 11 तारीख के दिन अपने वोट को मुत्तहद रखें, मुस्तकम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर से निकल कर, खास करके वोट में कोई कोताही ना करते हुए घर से निकल कर 11 नवंबर के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए और कार के निशान पर वोट लगाइए। क्योंकि इनको सबक सिखाना है तो कार को लाना होगा। कार की जीत से इनके जहन पे एक ज़ोरदार तमाचा होगा, जिसकी वजह से ये लोग कुछ सीखेंगे तो कुछ अमल करेंगे, नहीं तो अमल इनके जहनों पे नहीं आएगा। तो मैं यही कहूँगा 11 के दिन कार के निशान को वोट लगाइए, 14 के दिन इंशाल्लाह फतेह के तौर पर हम जश्न मनाएंगे और ये चीफ मिनिस्टर को मुसलमान की क्या ताकत होती है हम बताएंगे इंशाल्लाह।